हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 65 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कि कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम क्या होता है? बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए सभी के। तो कर्कश का विलोम होता है मधुर होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। जबकि कठोर की बात करें तो कठोर का विलोम आपका कोमल होता है। ठीक है। विवेकी का विलोम अविवेकी होता है। विनम्र का विलोम धृष्ट होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निर्देश जो आपका दिया है कि 2 से 3 वाक्यांशों के लिए उचित शब्द आपको विकल्प चुनना है। कह रहा आपसे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं इंद्रजीत। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, इंद्रजीत बोलते हैं। ठीक है। जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्री बोलते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जितेंद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो होता है उसे कुलीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर जो इच्छा वाच्य है क्योंकि इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका कौन सा? सी नंबर, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। इच्छा, स्थिति या आशीर्वाद का जो बोध होता है वो आपका इसी में होता है, इच्छावाच्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। श्री गणेश, और श्री गणेश का विलोम आपका बनता है इत श्री। बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, इत श्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। 6 नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। तनुजा होता है बेटी का या पुत्री का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज का उपमा दी गई है? तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को रसराज की उपमा दी जाती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनय जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में बताना है कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ये आपका जो शांत रस है, यहाँ पर शांत रस की बात किया है। मतलब जिन विषयों या उद्दीपनों में परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है उसे शांत रस कहते हैं। ठीक है। और इस पंक्ति में कुछ वर्ड छुपे हैं कि कवि ने तन के कागज को पुतले के समान माना है, जो कि क्षण भर पानी की बूंद से नष्ट हो सकता है, फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करने को कह रहा है, अर्थात यहाँ पर शांत रस है। अगला प्रश्न है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। और ये जो आपका है ये आपका है कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, चौपाई। तो चौपाई क्या होता है? चौपाई एक सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत के जो आपके होते हैं उसमें दीर्घ और के बाद कह सकते हैं लघु वर्ण आना वर्जित होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर देखो परिजात तो होता है, कल्पतरु भी होता है और साथ में यहाँ पर देववृक्ष भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है हिंदी की आदिजन्नी क्या है? हिंदी की आदिजन्नी किसे कहते हैं? तो हिंदी की आदिजन्नी बोलते हैं संस्कृत को बोलते हैं। 11 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संस्कृत।
हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी संस्कृत ही आई थी, ठीक है, संस्कृत ही आई थी सबसे पहले, और उसमें भी आपकी दो प्रकार की संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत, फिर दूसरी थी आपकी लौकिक संस्कृत। तो आपकी सबसे पहले आपकी यहाँ पर वैदिक संस्कृत हो जाएगा, फिर आपका लौकिक संस्कृत, फिर इसके बाद पाली भाषा, फिर आपकी प्राकृत भाषा, फिर इसके बाद अपभ्रंश, फिर अव्वाहट, फिर आपकी खड़ी बोली, फिर आपकी हिंदी, इस प्रकार से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संस्कृत निकल के जो हिंदी आई है वो कहाँ से, तो आपके संस्कृत से। अगला है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ पर आज काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आपका जो हिंदी दिवस पूछ लिया गया है। तो 12 का ऑप्शन राइट, सबको पता है, बच्चे को पता है, अगर नहीं पता है तो बहुत ही गंदा बच्चा है ना। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 14 सितंबर, ठीक है। और 14 सितंबर को यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान ने हिंदी को आज के ही दिन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सेप्ट किया था। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर अध्ययन, और अध्ययन जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से, तो 13 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्ययन, इस प्रकार से सही लिखते हैं। अगला है, अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, 14 का जवाब देना है। तो अविकारी शब्द याद रखिए कि जिन शब्दों से लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये शब्द ऐसे हैं जिन पर अविकार हो ही नहीं सकता, अविकार नहीं हो सकता, यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो अविकारी शब्द होते हैं उनको हम लोग अव्यय कहते हैं। तो 14 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इनके 4 भेद होते हैं, अविकारी के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। रट लीजिए, लिख लीजिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये जो आपके होते हैं ये आपके अव्यय अर्थात कह सकते हैं इनमें से अविकार होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कभी भी पूछे तो आपको जवाब यहाँ पर 33 से लगाना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको दिया गया है यहाँ पर 16 से 20 तक आपके जो दिए हैं वो काव्यांश हैं, ठीक है। और काव्यांश गद्यांश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि काव्यांश और बिल्कुल छोटे होते हैं, उनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं काव्यांश सिर्फ आपका इतना है, बस उसमें से कुछ पॉइंट होते हैं, उनके अर्थ आपको आना चाहिए। ये काव्यांश है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा आपका। कि कुछ भी कर, बस कायर मत बन, ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ठीक है। पाहन शब्द आपको मिला, भी इसका मतलब निकालेगा। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक पसीना। यहाँ पर देख सकते हैं कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, तो कवि प्रेरणा दे रहा है कि रुकावटों को ठोकर मारने की, ठीक है, रुकावटों को ठोकर मारने की। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या होता है, तो कायर का अर्थ होता है समझौतावादी, जो समझौता कर लेता है, ठीक है, उसे कायर माना जाता है। अगला है, कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इसमें कवि ने ये शब्द क्यों कहा है, क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है, ठीक है। और पाहन शब्द का पर्यायवाची, पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पाहन का पर्यायवाची क्या होता है, 19 का ऑप्शन यहाँ पर आपका पाहन शब्द का पर्याय अर्थात इसको जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका पत्थर होता है, क्या होता है, पत्थर होता है। और कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो हमने बताया कि जो समझौतावादी जीवन होता है वो व्यर्थ होता है। बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। चलिए जवाब दीजिए, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, कौन सा समास है जिसमें से पहला पद संख्यावाची होता है, तो जवाब सभी बच्चे का सही आना चाहिए। और जवाब यहाँ पर 21 का ऑप्शन आपका बी, जो आपका द्विगु समास है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद आपका संज्ञा होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र,
और राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। यहां पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि विकल्प में से बेमेल शब्द आपको छांटना है। देखो 4 विकल्प है, इनमें से जो बेमेल हो उसके आपको हटा देना है। कह रहा आपसे यहां पर कि समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो देखो यहां पर समस्या, कठिनाई और जटिलता ये तो एक है, लेकिन खेद शब्द इनमें से आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर दिया है घर, प्रियजन, परिवार और बच्चे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रियजन, परिवार, बच्चे ये तो सही है, लेकिन घर इनमें से आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, घर शब्द यहाँ पर निर्जीव शब्द है, अदर शब्दों में यहाँ पर पारिवारिक शब्द आपका जुड़ा है। ठीक है, रिश्तों को दर्शा रहे हैं, जबकि घर इनमें से भिन्न है। अगला प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। 25 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 25 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था यथार्थ, क्या बताया था, यथार्थ बताया था। तो यथार्थ शब्द में क्या होता है, अर्थ के अनुसार, अर्थात यहाँ पर बेकाम है ना, तो जहाँ पहला शब्द आपका मिल जाए अव्यय वही होता है। ठीक है, अगला है कि प्रश्न संख्या आपको दिया है भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, 26 नंबर। और 26 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका निर्गुण भक्ति काव्य के आपके हैं कौन, तो आपकी कबीर जी हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया था। ठीक है, इन्होंने जात प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, और एकेश्वरवाद और निराब्रह्मण की उपासना को महत्व देते थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है आपके ऑप्शन सी आपकी हिंदी को। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी हिंदी को। यहाँ पर जो संविधान का एक भाग है कौन सा, भाग 17। ठीक है, तो भाग 17 के अनुसार 343 के कह सकते हैं संघ में जो राजभाषा होगी वो हिंदी और जो लिपि होगी वो आपकी देवनागरी होगी। अगला है कामायनी महाकाव्य के रचयिता। जवाब दीजिए, कई बार आपको पढ़ाया है हमने। चलिए यहाँ पर 28 का जवाब, तो कामायनी महाकाव्य के जो रचनाकार है, रचयिता हैं, वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो याद रखिए ये है आपके आदिकाल की रचना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ये आदिकाल की रचना है और इसके रचयिता आपके कौन है, तो चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संख्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 30 नंबर। तो यहां पर देख सकते हैं कि निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव रूप में किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखो दिशावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, तो यहां पर क्या होता है, जब निर्जीव को सजीवता के रूप में लाया जाए वहां पर जो आपका बनता है वो आपका बनता है मानवीय अलंकार। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मानवीय अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, 31 नंबर। तो यहां पर हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम आता है का के बाद। ऑप्शन आपका यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, का के बाद आता है, याद रखिएगा। और छा जो बनता है वो आपका कह सकते हैं, जो आपका कैसे बनता है हमने आपको बताया भी था, छत्रज्ञा, उन्हीं से तोड़ के अगर निकाला जाए तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते कर आपसे खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ बताइए। खग जाने खग की भाषा, बहुत लोग होते हैं वो अपने अनुसार
अपनी लैंग्वेज में वो बात करते हैं, दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि लोग बातें क्या कर रहे हैं। काफ़ी कहेंगे पता नहीं ये क्या कमेंट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वही जान सकता है जो जान सकता है, अर्थात खग जाने खग की भाषा। तो 32 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को यहाँ पर करना है, ठीक है, मिलान करना है, और ऐसे काफ़ी दूर में है तो इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ, अक्ल का दुश्मन, और अक्ल का दुश्मन जो होता है उसे हम बोलते हैं महामूर्ख। क्या बोलते हैं? महामूर्ख बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महामूर्ख। अगला प्रश्न है वाक्य के अशुद्ध भाग अर्थात त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो धनवान को व्यर्थ बेकार में, तो यहाँ पर देखो जो दिया है धनवान को व्यर्थ, तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ के साथ बेकार को लगाना उचित नहीं है ना, दो शब्द क्यों प्रयोग करेंगे, तो व्यर्थ के साथ बेकार का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते थे, इस कारण से ऑप्शन बी में यहाँ पर आपकी त्रुटि है, ठीक है। अगला है दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है, शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर 36 को ऑप्शन राइट आपका जवाब जो दिया गया है आपका 36 में सी नंबर सच्चिदानंद, ये शुद्ध है, जबकि सर्वोत्तम का जो होता है वो आपका किस प्रकार से सर्वोत्तम, तो देखो ता के साथ ऐसा शब्द लगा होता है जो ता इसमें आपका नहीं लगा था, ठीक है। सांसारिक होता है, क्या होता है? सांसारिक होता है, अर्थात बड़ा की मात्रा होती है सांसारिक, ठीक है। और कीर्ति दिया है, और कीर्ति में आपकी ता में छोटी की मात्रा होती है, इस प्रकार से तीनों गलत थे, सी नंबर सही था। अगला उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, मतलब आदि मतलब क्या होता है, काफी बच्चों ने सोचा होगा आदि मतलब होता है अंत में, है ना, तो आदि मतलब होता है यहाँ पर पहला होता है, ठीक है, आदि मतलब पहले शब्द होता है, अर्थात उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, तो आदि शब्द को अंत मत कहिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिठास, आस, क्या निकल रहा है, आस शब्द निकल रहा है, और आस शब्द यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर ये प्रत्यय है, ठीक है। अगला है सत्याग्रह का सही संधिविच्छेद, सत्याग्रह बनेगा सत्य धन आग्रह, क्या बनेगा, सत्य धन आग्रह बनेगा, और ये दीर्घ स्वर संधि में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से छोटा आ और बड़ा आ मिलकर एक बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात सत्य धन आग्रह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णों की बात किया है, जब वर्णों में परिवर्तन या विकार होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा संधि, जबकि शब्द में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर सामान्य अध्ययन से है, कह रहा आपसे त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है, 41 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है, किससे है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है। और जो त्रिपिटक है इसमें महात्मा बुद्ध के ज्ञान का जो प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रमुख वचनों का संकलन इसी में किया गया है, जो कि आपके पाली भाषा में आपका किया गया है, ठीक है। चलिए अगला है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, तो याद रखिए सर्वप्रथम अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर, अकबर ने, ठीक है। मनसब का अर्थ होता है जात से, ठीक है, किससे होता है, जात से होता है, उसमें से जो ज़्यादा अच्छा था उसको ज़्यादा घोड़ों का मालिक बना देते थे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, चलिए महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, तो याद रखिए इनकी राजधानी थी लाहौर, क्या थी, लाहौर थी, 43 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, लाहौर। याद रखिए इन्होंने पंजाब के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य में बदल दिया था, और रणजीत सिंह ने पंजाब पर अंग्रेजों को शासन नहीं स्थापित करने दिया था, ठीक है। अगला है यहाँ पर गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, असहयोग आंदोलन,
तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, 1 अगस्त 1920 को किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो यहां पर याद रखिए 45 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, सर एडविन लुटियंस। ठीक है, सर एडविन लुटियंस ने यहां पर इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, और ये कह सकते हैं पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, 43 मीटर ऊंचा विशाल द्वार बना है। ठीक है, और इसे 1931 में बनाया गया था। ठीक है, और लगभग देखा जाए तो 78,000, ठीक है, 78,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, सेना में भर्ती होकर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक की जो पालिका की स्वतंत्रता है इसका संविधान से लिया गया है। मतलब कि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो ली गई है वो आपके कहाँ से, तो ये ली गई है ऑप्शन डी, आपके अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। 356 बताना है। 356 राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि वह आश्वस्त है कि स्थिति है कि नहीं। मतलब कह सकते हैं यहां पर जो आपका दिया है ऑप्शन बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने, यह आपके 356 के तहत होता है। अगर सही से कार्य नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसे राजकीय शासन भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है किस प्रकार का। तो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो आपका है वो आपका है कैसा, तो ये आपका है मूलभूत अधिकार। मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, ये संविधान में कहा गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आपके पिताजी और माताजी भी आपको पढ़ाने पर बाध्य हैं, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुमति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो करेगा वो करेगा आपका कौन, तो आपका जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं इनका कार्य करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा की बात किया है तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितना, तो याद रखिए 5 साल होता है। 5 साल होता है, लेकिन थोड़े से आप अगर हाई लेवल में जाएंगे तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि अगर आपातकाल लगता है तो इसके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, और अगर आपातकाल फिर से बढ़ रहा है तो फिर से यहाँ पर लगाया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपकी लोकसभा है वो आपकी कह सकते हैं 5 साल तो होती है, फिक्स होती है, लेकिन कह सकते हैं आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह आपका कौन है, तो ये गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह है, और इसका औसत तापमान जो आपका होता है लगभग 735 केल्विन होता है। ठीक है, इसलिए आपका गर्म होता है क्योंकि इसमें से कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मिलती है, घने बादल यहाँ पर बने ही रहते हैं, इस कारण से है। इसी कारण से कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे प्रेशर कुकर के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी हुई है वो आपकी लगी हुई है आपकी बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अगर क्रम रखा जाए कि आपके जो देश हैं वो भारत के साथ किस क्रम में लगे हैं, तो हमने आपको बताया था बचपन का सपना MBA, ये बिल्कुल क्रम से है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये बिल्कुल क्रम से हैं। आप क्रम बता सकते हैं, सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है बैंक दर क्या है। बैंक दर क्या है, तो बैंक दर क्या होती है,
तो याद रखिए, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे यहाँ पर बैंक दर कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, बिहार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिहार यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो साक्षरता दर है वो 61.80% आपकी है। जबकि केरल की देखा जाए तो केरल की सर्वाधिक है, लगभग 94% यहाँ केरल की है। अगला है कि एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। तो अगर एक तोप का गोला अगर दाग दिया जाए तो इसमें जो गति हो जाएगी वो आपकी कैसी होगी, तो प्रक्षेप गति होगी। कैसी होगी, प्रक्षेप गति होगी। इंटर में आपने पढ़ा होगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, उसमें से अगर कोई गोला ऐसे दागा जाता है तो वो आपका कैसे जाएगा, कुल मिला के इतनी दूरी ये तय करेगा। पहले ऐसे जाएगा फिर नीचे को आएगा, तो ये प्रक्षेप आपका वक्र बन जाता है। पानी का रासायनिक सूत्र, हमें ऐसा लगता है सबसे सरल प्रश्न यही होगा, है ना, 56 नंबर। तो याद रखिए, पानी का जो सूत्र होता है वो आपको होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है। लेकिन इसे हम कठिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। याद रखिएगा, अगर पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है उसके अनुपात में, तो 1:8 का अनुपात होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 पीएच मान होता है। ठीक है, शुद्ध जल की बात करें, जो आपका शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात शुद्ध जल में अगर आप बिजली लगाएंगे तो बिजली उसमें नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 57 का ऑप्शन फर्स्ट, जो पारद है। पारद मतलब पारा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बना रहता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप बताइए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीएनए का पूर्ण रूप आपका होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है मानव मूत्र का पीला रंग किस वजह से होता है। मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है किस वजह से होता है, तो ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यूरोक्रोम की वजह से मनुष्य का जो मूत्र होता है वो आपका पीला होता है। और याद रखिए, मूत्र में 95% जल होता है, 95% जल होता है और 2% लवण होते हैं और 2.7% यहाँ पर यूरिया, बचे हुए शेष आपके अन्न होते हैं। ठीक है, और अगर इसका पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान जो होता है वो आपका 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, मूत्र है, इसको 6 से 6 बोल देंगे ना, 6 होता है। वैसे ये फिक्स आपका नहीं होता है, ये 4.8 से लेके 8.4 तक इसका पीएच मान होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ये किया गया था आपके ऑप्शन राइट बी, टिम बर्सली के द्वारा किया गया था। टिम बर्सली के द्वारा किया गया था। कब, तो आपके 1989 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, आपके कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय जो रिजर्व है इसे 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था और इसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उद्यान का या कह सकते हैं कि इसे संरक्षित घोषित भी किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, आपके ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये तो सरल है लेकिन इसे कठिन कैसे बनाया जाए। तो बात आती है कि पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था। पहली बार योग दिवस कब मनाया गया था,
तो याद रखिए पहली बार 21 जून 2015 को, ठीक है, 21 जून 2015 को मनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यों को यहाँ पर कह सकते हैं उनकी बैठक में यहाँ पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। कब? तो 11 दिसंबर 2014 को ये आपका जो कह सकते हैं कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र है उसने से कह सकते हैं मनाया था, मतलब कह सकते हैं उन्होंने पारित किया था और पहली बार 21 जून 2015 से मनाना शुरू किया गया था। चलिए, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। और गंगा मेला याद रखिएगा कि ये सागर तीर्थ मेला, ठीक है, मतलब कह सकते हैं गंगा सागर तीर्थ मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आपका लगता है, ठीक है। 5 दिन आपका होता है। और यहाँ पर अगले प्रश्न क्या है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे यहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 का यहाँ पर डी नंबर, जो आपके कौन है? SHFJ मानेकशॉ, ये आपके थे कह सकते हैं जो प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो ये प्रश्न आपके रहे जो कि आपके हिंदी के और जीके के 40 प्रश्न आपकी हिंदी और लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 40 के बाद जो भी आपके प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर जीके के। काफ़ी अच्छा स्कोर आपका जीके में भी है और इसी कारण से हम यहाँ पर ज़्यादा से विस्तार से आपको बता देते हैं ताकि जो प्रश्न पढ़ो उसको निचोड़ लो, है ना, ताकि उसका पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरे सेट पेपर में अगर आपको जीके मिले भी तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी हमारे चैनल पर लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।